बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बात टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए इनको एक सिस्टम में रखा गया है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है, सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी एक सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट भी शामिल होगा, आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगे और कैपिलरीज भी होंगे। ये सब ऑर्गन्स मिल के ब्लड को सर्कुलेट करेंगे, तो ये एक सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी इसी तरह कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसमें गॉल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं और वैक्यूल्स हैं। तो ये ऑर्गेनेल्स जो है ये साथ मिल के एक सिस्टम बना के कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनेली जो है वो अपना काम करना छोड़ दे, तो सारे के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, वो प्रॉपर तरीके से फिर नहीं होता। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में बात की और गाजी बॉडीज के बारे में भी हमने बात की है डिटेल से। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा लें ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली लाइसोसोम एंड वैक्यूल के बारे में है। तो बच्चों, हम यहाँ पे बनाते हैं एक यूकैरियोटिक सेल। ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है एक ऑर्गेनेली जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके मेम्ब्रेन में ऐसे जगह जगह से सुराख होते हैं। इनका जो आउटर मेम्ब्रेन है हम इसे बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर साइड पे है इन्हें हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम होते हैं और इन क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए। अब इस न्यूक्लियस का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इस पे कुछ राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। और यही जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके साथ एक और ऑर्गेनेली अटैच होती है ऐसे, और साइटोप्लाज्म में ऐसे जाल सा बनाती है। इस ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम शॉर्ट में ER लिखते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे यहाँ पर जो राइबोसोम है वो लगे होते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कुछ साइड पे राइबोसोम लगे होते हैं और कुछ जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे के ऐसे होता है, यानी उसमें राइबोसोम नहीं लगे होते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का वो मेम्ब्रेन जिस पे राइबोसोम लगे होते हैं, हम उस पोर्शन को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ मतलब कि इसका सरफेस जो है उसको टच करने से वो रफली हमें महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम लगे हैं। और ये पोर्शन जहाँ पे राइबोसोम नहीं है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बच्चों, अब क्या होता है, यहाँ से हमारे डीएनए से आरएनए बनता है, क्योंकि हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। यहाँ से आरएनए बनेगा, फिर ये आरएनए जो है इस न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आएगा। यहाँ से बाहर आके साइटोप्लाज्म में यहाँ से आके इस जो राइबोसोम है, ये हमारा आरएनए बाहर आया और इस राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेम्ब्रेन जगह जगह से उसमें भी ऐसे सुराख बने होते हैं। अब वो आरएनए जिसपे अब राइबोसोम लग गए हैं,
यहाँ पे ये आके इसी सुराख के जरिए इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनर कैविटी में दाखिल हो जाएंगे। इनर ल्यूमिनल कैविटी यानी यहाँ पे आ जाएगा। इस पे राइबोसोम भी लगा हुआ है इस आरएनए पे। यहाँ पे इनसे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स कहाँ पे बन गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनेंगे। और ये सरफेस जहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम को ही हम फैक्ट्री कहते हैं कि ये यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम में। यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे। ये स्मूथ है तो कुछ स्मूथ ही बनाएंगे, तो यहाँ पे लिपिड्स बनेंगे, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बनेंगे। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे आके ऐसे कुछ वेसिकल्स बन जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस साइड पे कुछ वेसिकल्स बन जाते हैं और इसमें ये प्रोटीन्स बंद हो जाते हैं और इसी तरह लिपिड्स भी इसमें वेसिकल्स में बंद हो जाते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इससे रूटी हुई एक और ऑर्गेनेली है, इसकी तरफ पीट करके एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडी। अब ये जो बबल्स से बन गए हैं, वेसिकल्स बन गए हैं जिसमें लिपिड्स भी है और प्रोटीन्स भी हैं, तो ये यहाँ से उड़ के यहाँ से अलग होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अलग होके यहाँ पे गोल्जी बॉडी के सरफेस के साथ लग जाएंगे। तो गोल्जी बॉडी का वो सरफेस जहाँ पे वेसिकल्स आके लग जाते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं सिस सरफेस। तो ये इस गोल्जी बॉडी के साथ ये वेसिकल्स जिसमें प्रोटीन्स है और लिपिड्स हैं, ये यहाँ पे इस गोल्जी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ आके इस गोल्जी बॉडी में आके ये और मॉडिफाइड हो जाएंगे। कैसे, यानी एक प्रोटीन है, अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लग गए तो ये और मॉडिफाइड हो गए और इन्होंने बना लिया है ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह अगर ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसके साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल और लग गए, यानी ये मॉडिफाइड हो गए, तो इन्होंने बना लिया है ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह डिफरेंट इसके साथ चीजें मिलती है और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है ये और मॉडिफाइड होते जाते हैं। तो गोल्जी बॉडीज में लिपिड्स और प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस होती है। फिर यहाँ से जब ये फुली तैयार हो जाते हैं, यानी एंजाइम, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, तो यहाँ से एंजाइम्स बन जाएंगे और लिपिड से जिस तरह के हार्मोन्स बनते हैं तो लिपिड से हार्मोन्स बन जाएंगे। तो ये यहाँ से गोल्जी बॉडी के इस साइड से ऐसे वेसिकल से बन जाएंगे जिसमें फुली मॉडिफाइड लिपिड्स होंगे और फुली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होंगे। गोल्जी बॉडी का ये साइड जहाँ से वेसिकल्स यानी जिसमें फुली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं और फुली मॉडिफाइड लिपिड्स होते हैं, वहाँ से जो वेसिकल्स अराइज होते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं ट्रांस साइड। ट्रांस यानी ये सिस के बिल्कुल उलट होता है। और यहाँ से जो वेसिकल्स बनते हैं, फिर ये वेसिकल्स जिसमें लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं मॉडिफाइड, ये या तो इसी सेल में ही चले जाते हैं या इस सेल से बाहर अगर इनकी ज़रूरत है इन प्रोटीन्स की या लिपिड्स की, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से ऐसे बाहर निकल के जहाँ पे हमारे बॉडी में जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ पे चले जाते हैं, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स। और जो वेसिकल्स यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं या जिसमें लिपिड्स हैं, वो इसी सेल में ऐसे आके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये एक और ऑर्गेनेली है जो कि गोल्जी बॉडी से अराइज हो गई है। इस लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में प्रोटीन्स होते हैं, मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं
और इसी तरह एक और वेसिकल जो है गाजी बॉडी से अपीयर होता है और इसी सेल में ऐसे आके एक और स्ट्रक्चर बनाता है, एक और ऑर्गेनेली बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। तो ये वैक्यूल और लाइसोसोम जो है ये गाजी बॉडी से ही अराइज होते हैं। अब देखते हैं कि लाइसोसोम में क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इनको मैं मिटा देती हूँ। अब ये है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब क्या है? लाइजो का मतलब है ब्रेक डाउन। सोम का मतलब है बॉडी, यानी ये चीजों को ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम को सबसे पहले डी डॉने 1949 में देखा। लाइसोसोम के अंदर बहुत खतरनाक किस्म के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बनता है। लाइसोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे सारे प्रोटीन्स होंगे, यानी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होंगे? लेकिन कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे यहाँ पे। हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब है? हाइड्रोलिटिक का मतलब है हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी वाटर लगा के बांड को तोड़ना, इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो कि वाटर लगा के चीजों को तोड़ते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? लाइपेज जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे। एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे। और प्रोटीएज जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम के बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और ये ऐसे जैसे कि कोई ड्रम है उसमें हमने तेजाब भर दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके अंदर ये एक ड्रम है और इसके अंदर दहकती भड़कती हुई एंजाइम्स होते हैं इसमें। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है एसिडिक। ये इनका पीएच एसिडिक होता है। अब ये काम कैसे करते हैं? यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, ये कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं हमारे बॉडी में, यानी बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए ये मूव करते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो अमीबॉइड होती है। ये सपोज एक मैक्रोफेज सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है, गॉल्जी बॉडीज भी है। इन गॉल्जी बॉडीज ने यहाँ पे वेसिकल बना ली है। इन वेसिकल्स में से ये लाइसोसोम भी है और कुछ वैक्यूल्स भी होंगे, यानी ये फुली एक सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम मैक्रोफेज बोलते हैं। अब किसी बंदे ने, सपोज ये कोई बंदा है, इस बंदे ने गलती से किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया, निगल लिया। अब ये बैक्टीरिया इनके बॉडी में आ गया, तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इस बैक्टीरिया की तरफ ऐसे अमीबॉइड मूवमेंट करेंगे और इस बैक्टीरिया के गिर्द ऐसे अपने सूडोपोडिया जो है वो इनलार्ज कर लेंगे और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर जो है वो इनगल्फ ले आएंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले आएंगे। यानी ये सॉलिड पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, ये इसने इसको अपनी बॉडी के अंदर ये ले आया। अब यहाँ पे इस व्हाइट ब्लड सेल में क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं।
तो ये लाइसोसोम इस बैक्टीरिया के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी इस बैक्टीरिया को उस दहकती भड़कती आग में डाल देगा, एंजाइम्स में डाल देगा। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पे लाइसोसोम जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूज होता है। हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि मूव करते हैं, और कुछ स्पर्म सेल्स जो है ये ऐसे सेल्स है जो कि मूव कर सकते हैं। बाकी जो सेल्स है वो हमारी बॉडी के उनमें मूवमेंट नहीं होती। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, जो ब्लड सेल्स है वो भी तो मूव करते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स जो है वो फ्लॉट करते हैं, वो प्लाज्मा में तैरते हैं, वो मूव नहीं करते। मैक्रोफेजेस जो है इनमें अमीबॉइड मूवमेंट होती है। अच्छा, तो इस व्हाइट ब्लड सेल्स ने इस बैक्टीरिया को निगल लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सॉलिड मटेरियल को निगलना और इनको खाना, यानी इनको अपना फूड बना लेना, इनको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जबकि अगर कोई लिक्विड पार्ट है, कोई ड्रॉप है, इस सेल ने वो ड्रॉप की गिर्द ऐसे सुडोपोडिया बना लिया है और उस ड्रॉपलेट को या लिक्विड फॉर्म को या एक्विस मटेरियल को अपने अंदर ले आया है, तो इसको हम बोलते हैं पिनिकोसाइटोसिस। पिनिकोसाइटोसिस। अब ये तो एक फंक्शन है लाइसोसोम का जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का क्या मतलब है, ऑटोफेगी का मतलब है खुद को खाना। यानी ये एक सेल है, अब सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि पुरानी हो गई हैं, ओल्ड ऑर्गेनेलीज है। सपोज ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये मरना चाहता है, तो ये क्या करे, यहाँ पे इस सेल में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आके इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और ये अपने एंजाइम सिक्रीट करके इसको किल कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किल कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेगी, यानी एक सेल जो है वो अपने ही ऑर्गन्स को किल करता है थ्रू लाइसोसोम। इसी तरह लाइसोसोम का एक और काम भी है, जैसे कि एक सेल है, ये एक सेल है, अब ये पुराना हो गया है, बहुत ही हफा। अब इसकी जो मूंछ है और दाढ़ी है, दाढ़ी और मूंछ जो है इनके वाइट हो गए हैं, ये पुराना हो गया है, पुराना सेल, ओल्ड सेल। अब ये सेल जो है मरना चाहता है, कहता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पे इस सेल में लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम। एक सेल में डिफरेंट नंबर्स के लाइसोसोम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइसोसोम जो है इनका पीएच जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो ये सेल है इनका साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो एक लाइसोसोम आके यहाँ पड़ जाता है, लेकिन इससे काम नहीं चलता, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइसोसोम जो है वो आके पड़ जाते हैं इसी सेल में, तब जाके ये सेल जो है मर जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोप्टोसिस, यानी सेल जो है वो खुद को ही मार देता है। अब हम जब लाइसोसोम पढ़ते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अमीबा के सेल का, अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटिस्ट है। इसका स्ट्रक्चर ये एक ही सेल से बना होता है और ये यूकैरियोटिक सेल होता है। ये एक अमीबा है और ये वाटर में पाया जाता है। यहाँ पे इसके बॉडी में न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है, गोल्जी बॉडीज भी होंगी, लाइसोसोम्स भी होंगे और ये डिफरेंट राइबोसोम्स भी होंगे। जितनी भी चीजें होंगी यूकैरियोटिक सेल में वो सारे इसकी बॉडी में होंगी। तो यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल, तो ये
अमीबा जो है ये क्या कर लेता है, अपने जो सूडोपोडिया हैं, अपने जूठे पैर जो हैं ऐसे इनके पास बढ़ा देता है और इस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी सेल में यानी अमीबा के बॉडी में लाइसोसोम प्रेजेंट है। जब तक ये लाइसोसोम अपनी सिक्रीशन नहीं करता इस फूड पे, यानी ये जब यूज नहीं होता, तब तक हम इसे बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। और जब ये पट जाता है और इस फूड को डिसॉल्व कर लेता है, यानी अपनी सिक्रीशन कर लेता है, अपनी एंजाइम जो है खारिज कर लेता है, तब हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो बच्चों ये है लाइसोसोम। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो बच्चों जिस तरह लाइसोसोम गाजी बॉडी के वेसिकल से बनता है, इसी तरह वैक्यूल जो है वो भी गाजी बॉडी के वेसिकल से बनता है। ये मैंने लिया एक प्लांट सेल। प्लांट सेल के गेट होता है सेल वॉल। अब इस प्लांट सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके साथ होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ होगी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से ऐसे वेसिकल्स अराइज होंगे। ये वेसिकल आगे जाके एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना लेंगे और कुछ वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ से आके लाइसोसोम बना लेंगे। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा में फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल, और अमीबा में ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल क्या काम करता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि कोई एक ड्रम है या एक बोरी है और हम अपनी फालतू की चीजें सारे उसमें डालते हैं। तो प्लांट में वैक्यूल भी यही काम करता है, ये चीजों को स्टोर करता है। इसके अलावा ये इसमें टर्जिडिटी होती है, जब इनमें वाटर आता है या लिक्विड आता है तो ये टर्जिड होता है। तो ये साइज, सेल का जो साइज है उनको इंक्रीज करता है। ये एक सेल है, सेल के बाहर है सेल वॉल, और जब ये टायर की तरह जब ये स्वेल होता है, यानी ये पानी से या लिक्विड से भरा होता है, तो ये सेल के साइज को भी इंक्रीज करता है। यानी सेंट्रल वैक्यूल का मेन फंक्शन जो है वो सेल के साइज को इंक्रीज करना है। सेकेंड जो फंक्शन है सेंट्रल वैक्यूल का वो है स्टोरेज। स्टोरेज में ये क्या करता है, जैसे कि हमें पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम आयंस भी होते हैं और सोडियम आयंस भी होते हैं, क्लोरीन के आयंस भी होते हैं, यानी डिफरेंट चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इस सेंट्रल वैक्यूल में ये जो आयंस हैं ये जमा होते हैं। इस सेल के साइटोप्लाज्म में इतने आयंस नहीं होते जितने के ये समा लेता है इन आयंस को अपने वैक्यूल के अंदर, और ये वैक्यूल तकरीबन इस सेल का 90% हिस्सा जो है ये ले लेता है। सेल, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, तो ये 90% हिस्सा जो है ये वैक्यूल घेर लेता है। तो ये एज अ स्टोरेज काम करते हैं। इस आयंस के अलावा इस वैक्यूल्स में कुछ पिगमेंट्स भी स्टोर होते हैं। वैसे तो प्लांट्स में पिगमेंट स्टोरेज के लिए डिफरेंट प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, लेकिन कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जिनका नाम है एंथोसायनिन, जो कि पर्पल कलर का होता है, वो भी यहाँ पे स्टोर होता है। ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वैक्यूल में स्टोर होता है। जब हम कुछ फ्लावर्स देखते हैं उनकी पत्तियां जो है वो पर्पल कलर की होती हैं,
वो किस वजह से? उनके सेल में एंथोसायनिन का पिगमेंट इतना ज्यादा होता है उनके वैक्यूल में, जिससे उनकी पत्तियां जो है वो पर्पल कलर की नजर आती हैं। तो यहाँ पे वैक्यूल जो है सेंट्रल वैक्यूल, वो एज अ स्टोरेज भी काम करता है। फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड वैक्यूल जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये एक अमीबा है। अमीबा क्या करता है, यहाँ पे कुछ फूड उसने देख लिया, सॉलिड फूड मटेरियल इसने कुछ देख लिया, तो ये अपने सुडोपोडिया को ऐसे इनके गिर्द ऐसे लपेट लेगा और इस फूड को अपने अंदर ले आएगा और यहाँ पे ये वैक्यूल बना लेगा, अपने वैक्यूल के अंदर ये फूड मटेरियल को ले आएगा। तो इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल।